हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। और आज क्लास के अंदर हम क्लास 12 पॉलिटिकल की जो बुक है समकालीन विश्व राजनीति उसके चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर को हम किस प्रकार समझने वाले हैं, सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करने से पहले इसको हम कहानी सुनाएंगे। उस कहानी के माध्यम से आपको इस चैप्टर की माइंड के अंदर रूपरेखा तैयार हो जाएगी, जिससे क्या होगा, इस चैप्टर को आप आसानी से अपने माइंड के अंदर याद रख पाएंगे। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। इस चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 1 दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, इसका अर्थ पहले हम जानते हैं। जब बात करें तो 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ये कब तक चला? 1945 तक। ठीक है, कब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद परिणाम के बाद क्या हुआ? इसके परिणाम के बाद ये हुआ कि जो दुनिया थी वो दो भागों के अंदर बट गई। दो भाग क्या थे? जो यहाँ पे बात करें यूएसएसआर, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्वी गुट। ठीक है, पूर्वी गुट। और इनकी विचारधारा क्या थी? इनकी विचारधारा की बात करें तो साम्यवादी। इसके बारे में हम देखेंगे कि साम्यवादी का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले एक बार आपको कुछ शब्दों से रूबरू करा देते हैं, जिससे आपको समझना आसानी हो जाए। उसके बाद जो पश्चिमी गुट था उसको बात करें तो इधर की साइड, जैसे वर्ल्ड मैप के अंदर आप देखेंगे पूर्व के अंदर साम्यवादी और पश्चिम के अंदर क्या है, बात करें तो पूंजीवादी। पश्चिम, ये क्या था? पश्चिमी गुट। और इसका लीडर की बात करें तो कौन था? जो था यूएस यानी अमेरिका। अब नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर कौन साम्यवादी के अंदर? सोवियत संघ। सोवियत संघ। इससे आगे चर्चा करें तो इसका अर्थ क्या होता है साम्यवाद, और बात करें पूंजीवादी का अर्थ क्या होता है। अमेरिका क्या विचारधारा थी? पूंजीवादी। पूंजीवादी। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। जैसे मैंने अभी क्या समझा, इस चैप्टर का नाम दो ध्रुवीयता का। इसका अर्थ क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत मतलब क्या हुआ? जब 1939 के अंदर जब क्या हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कब तक चला? 1945 तक। उसके बाद क्या हुआ, दुनिया थी वो दो भागों के अंदर बट गई। एक था पश्चिमी गुट, एक था पूर्वी गुट। जैसे मैप के अंदर आप पूर्व के अंदर देखेंगे उसे पूर्वी गुट कहा गया, और पश्चिम के अंदर आप देखेंगे तो क्या कहा गया? पश्चिमी गुट कहा गया। और जो पूर्व के अंदर जो गुट था साम्यवादी गुट, उसकी विचारधारा क्या थी? साम्यवाद। जिसका जो लीडर था वो कौन था? सोवियत संघ। अब हम बात करें तो जो पश्चिमी गुट था उसका लीडर कौन था? अमेरिका। और इसकी विचारधारा क्या थी? पूंजीवाद। अब हम चर्चा करते हैं पूंजीवाद क्या होता है, और जो बात करें तो साम्यवाद क्या होता है। पूंजीवाद के अंदर जो राज्य के संसाधन होता है, क्या? राज्य की संसाधन का मतलब राज्य के अंदर जो भी भूमि, सड़क वगैरह जो भी है, उन सब पर किसका अधिकार होगा? राज्य में रहने वाले लोगों का, संसाधनों पर लोगों का अधिकार। और दूसरा बात करें तो यहाँ पे लोकतंत्र भी हो सकता है। जैसे अमेरिका के अंदर लोकतंत्र है, उसी प्रकार बात करें तो सोवियत संघ के अंदर, सोवियत संघ क्या, यहाँ पे सभी भूमि वगैरह संसाधन है, उन पर किसका अधिकार था? संसाधन पर राज्य का अधिकार। और ये विचारधारा कब आई थी? 1917 के अंदर, जब सोवियत संघ के क्या हुए थे, क्रांति हुई थी, और ये विचारधारा आई थी। ठीक है, अब हम बात करें संसाधन पर किसका अधिकार होगा? राज्य का अधिकार होगा। और यहाँ पे क्या एक पार्टी का अधिकार था? एक पार्टी कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, यही पार्टी है। जब सोवियत संघ विघटन का कारण क्या था? यही पार्टी के तानाशाही होने के कारण सोवियत संघ कब विघटन हुआ था? 1989 के अंदर। ठीक है, इस समय विघटन हुआ था। इसका सबसे बड़ा दो ध्रुवीयता का अंत का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? इन जो युद्ध चल रहा था किसके बीच में? पश्चिमी गुट अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ यानी साम्यवादी गुट के मध्य, इन दोनों के बीच में जो युद्ध चला उसे क्या कहा था? उसे कहा जाता था शीत युद्ध। शीत युद्ध का अर्थ क्या हुआ? इन दोनों के मध्य कोई भी जो बात करे तो हथियारों की लड़ाई ना होकर दोनों की जो विचारधारात्मक लड़ाई थी, जिसके अंदर कभी भी युद्ध होने की
अत्यधिक संभावना और दुनिया डरी हुई थी, उसे क्या कहा गया? शीत युद्ध। ठीक है, तो इसका जब शीत युद्ध समाप्त हुआ कब? 1989 के अंदर। सबसे बड़ा प्रतीक क्या था शीत युद्ध की समाप्ति का? जो जर्मनी के अंदर बर्लिन की दीवार थी, जर्मनी की बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार ये गिरा दी गई। ये कितना किलोमीटर लंबी थी? जो जर्मनी के अंदर दीवार थी इस प्रकार, ये 150 किलोमीटर थी, 150 किलोमीटर। ये क्या थी? 150 किलोमीटर थी। ठीक है, बर्लिन की दीवार जब गिरा दी गई जनता के द्वारा, तब क्या हुआ? ये जो साम्यवादी गुट था इसका क्या विघटन हो गया, पतन हो गया। और ये कितने गणराज्यों के अंदर बट गए? ये 15 गणराज्यों के अंदर बट गए, 15 गणराज्यों के अंदर, गणराज्य। अब हम देखते हैं कि जो बात कर रहे तो 15 गणराज्य, तो इस चैप्टर का नाम क्या? दो ध्रुवीयता का अंत। जो 15 जो दो ध्रुवीयता का मतलब दो गुट थे, कौन? पूंजीवादी और साम्यवादी। इन दोनों, जैसे जो साम्यवादी गुट था उसके पतन के बाद जो दुनिया के अंदर एक शक्तिशाली गुट रहा, कौन? जो पश्चिमी गुट था, जो पूंजीवादी अमेरिका का, उसका प्रभुत्व रहा। अब हम चर्चा करते हैं कि जो साम्यवादी के जो गुट था उसके पतन के बाद दुनिया की क्या स्थिति थी, जो इसका अर्थ क्या होता है, उसके विघटन के कारण और परिणाम, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या दुनिया के अंदर परिणाम हुआ। और अब हम चर्चा करेंगे विघटन के बाद इन देशों के साथ भारत का संबंध। जो सोवियत संघ के देश थे 15 गणराज्यों के अंदर बट गए थे, उनके भारत के साथ विघटन के बाद क्या संबंध है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले बर्लिन की दीवार के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट एग्जाम के अंदर आने की महत्वपूर्ण, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या थी, तो आपको लिखना है कि बर्लिन की दीवार। ये पहले क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स के अंदर। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। मतलब कि जो पूंजीवादी दुनिया थी पश्चिम की ओर, वह और पूर्व की ओर क्या थी? साम्यवादी दुनिया। इन दोनों के विभाजन की क्या थी? प्रतीक थी। कौन? बर्लिन की दीवार। यह दीवार 1961 में बनी और पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। इसका क्या अर्थ हो, इसको हम मैप के माध्यम से समझाते हैं। जैसे ये समझ लो आप जर्मनी, क्या जर्मनी, और ये इसके बीच में क्या है? दीवार बनी हुई है। और ये कौन सा स्थान होगा? पूर्व। ठीक है, ये पूर्व। और ये कौन सा होगा? पश्चिम, पश्चिम। और ये क्या थी? दोनों पश्चिम, जैसे हमने पहले पिछले स्लाइड के अंदर चर्चा की, पश्चिम के अंदर क्या? पूंजीवादी गुट, और पूर्व के अंदर क्या है? जो साम्यवादी गुट है। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या, जैसे बात करें तो दोनों के मध्य ये पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों दुनिया के बीच की क्या थी? ये प्रतीक थी। ये दीवार 1961 में बनी, पश्चिम बर्लिन को पूर्व बर्लिन से अलग करती थी। ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। ये दीवार बनी हुई थी, ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी और ये 28 वर्षों तक खड़ी रही। जनता के द्वारा 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। किसको? इस दीवार को जनता के द्वारा 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। ये डाटा याद रख लेना इस तारीख को। ये बर्लिन की दीवार गिरी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। दीवार के तोड़ने के बाद पूरी दुनिया का पतन और शीत युद्ध की समाप्ति से हुआ। मतलब कि जब ये दीवार बनाई गई थी तो साम्यवादी और पूंजीवादी गुट के मध्य बहुत ज़्यादा क्या था? सरगर्म दौर था। सरगर्म मतलब युद्ध होने की बहुत ज़्यादा संभावना थी। उस समय ये दीवार बनाई गई थी और ये क्या थी? शीत युद्ध का प्रतीक थी। इसे कब? 1989 के अंदर गिरा दिया गया। तब क्या हुआ? जो साम्यवादी दुनिया थी उसका क्या पतन हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके पतन के क्या परिणाम हुए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है कि पतन का क्या परिणाम हुए साम्यवाद के। जर्मन का एकीकरण, मतलब जैसे ये जर्मनी थी, इन दोनों के मध्य क्या थे? जो दीवार बनी हुई थी, ये दीवार को क्या गया? तोड़ दिया गया। तो क्या हुआ? इन दो जर्मनी का एकीकरण हो गया। ये 2 जर्मनी थी, इसे ये मिला दिया गया। पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने साम्यवादी शासन को बदल दिया। मतलब कि जो पूर्वी यूरोप के थे ये साम्यवादी शासन वाले, उन्होंने क्या किया? साम्यवादी शासन को बदल दिया गया। इसका कारण क्या था उसको हम आगे चर्चा करेंगे कि साम्यवादी शासन के जो देश थे उन्होंने जो बात के साम्यवादी शासन को क्यों बदला, इसके बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सोवियत संघ का पतन। ठीक है, ये तो अब हम चर्चा कर दिए कि ये पतन हो गया था सोवियत संघ का। सोवियत प्रणाली क्या थी?
सोवियत प्रणाली क्या थी, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कब से ये वर्ड आ रहा है कि सोवियत प्रणाली, सोवियत प्रणाली। इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं सोवियत प्रणाली थी क्या आखिर। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। मतलब जो समाजवादी सोवियत गणराज्य था वहाँ पे क्या 1917 के अंदर क्रांति हुई थी, तब क्या हुआ, जो पूंजीवादी व्यवस्था थी उसके विरोध में ये साम्यवादी व्यवस्था क्या हुआ, पूंजीवादी व्यवस्था की जगह साम्यवादी व्यवस्था को लागू किया गया। कब किया गया, 1917 के अंदर। ये क्या क्रांति हुई थी, ये क्रांति भी याद रख लेना, ठीक है। समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। मतलब कि जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो क्या थी, समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि समाज को इसकी जरूरत थी। जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये व्यवस्था गरीब और अमीर के बीच कोई खाई थी उसको हटा देगी और क्या होगा, सभी वर्ग एक समान होंगे और सब कुछ जो राज्य के संसाधन वगैरह होंगे उन पर राज्य का क्या होगा, नियंत्रण होगा, ठीक है। ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। क्या थी, 1917 की क्रांति। ये कोर्स भी आप याद रख लेना, ये बहुत अच्छा आंसर के अंदर आप लिखेंगे, देखिएगा। जैसे ये मानव इतिहास में निजी संपत्ति व्यवस्था को समाप्त, जैसे 1917 की क्रांति हुई, ये क्या हुआ, क्रांति के बाद निजी संपत्ति की क्या हुआ, निजी संपत्ति को समाप्त, संस्था को समाप्त कर दिया गया और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने सबसे बड़ी कोशिश थी। इसका अर्थ क्या हुआ, जब पहले मैंने बताया जैसे गरीब और अमीर के बीच में फासला खत्म हो गया, इससे क्या हुआ, सभी एक समान हो गए सभी वर्ग, और राज्य का नियंत्रण होने से समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। साम्यवादी व्यवस्था में एक पार्टी कम्युनिस्ट थी और अन्य कोई दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। मतलब जो साम्यवादी व्यवस्था थी वहाँ पे क्या था, एक ही पार्टी का दबदबा था। कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। ये पार्टी एक है, यही आगे जाके क्या करेंगे, साम्यवादी जो सोवियत गणराज्य उसके पतन का भी कारण बनेगी, ठीक है। मतलब आप ये लिखने ला एग्जाम के अंदर की अगर सोवियत प्रणाली क्या थी, आप इसका आंसर में लिख सकते हैं कि इसमें एक ही पार्टी का दबदबा था और जैसे विपक्ष का कोई जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। जैसे सोवियत व्यवस्था क्या थी, राज्य के नियंत्रण में थी। वहाँ पे सारे संसाधन राज्य भूमि वगैरह पे राज्य का क्या था, अधिकार था। जिससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, ठीक है। मतलब कि जो राज्य था वही नीति निर्माण करता था राज्य की खुशहाली और राज्य को विकास करने के लिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्व यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए और सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के दर्ज पर डाला गया। इसका अर्थ क्या, जैसे कोई देश है, उसे किसी देश ने जैसे किसी युद्ध वगैरह बचाया हो या किसी देश का अधिकार हो उसने बचाया हो, तो क्या होगा, वह उससे क्या प्रभावित होगा। इसी प्रकार जो पूर्व यूरोप के देश थे वो भी सोवियत प्रणाली से प्रभावित हुए। उसका कारण क्या था, जो फांसीवादी व्यवस्था थी उसके चंगुल से पूर्व यूरोप के देशों को किसने बताया, सोवियत संघ ने। जिससे क्या हुआ, जो सोवियत प्रणाली थी उससे प्रभावित हुए कौन, जो पूर्व यूरोप के देश थे वो, ठीक है, चंगुल से मुक्त करा। इन सभी देशों की राजनीतिक और बात करें सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के दर्ज पर डाला गया। इसे जैसे हमने पहले चर्चा की, ये आप याद कर लेना कि जो इसको किस प्रकार के क्वेश्चन आए इसके बारे में, इसके पढ़ाने के बाद को आप बताता हूँ। जैसे संघ प्रणाली के दर्ज पर डाला गया, इन्हें दूसरी दुनिया या साम्यवादी खेमा कहा गया। इनका नेता कौन था, साम्यवादी सोवियत गणराज्य। अब क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, या फिर बात करें तो जो दूसरी दुनिया या साम्यवादी खेमा क्या था इसके बारे में लिखिए, ये आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की क्या स्थिति थी इसके बारे में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ की स्थिति महाशक्ति के रूप में उभरा। मतलब जो दुनिया के अंदर जो महाशक्ति थी क्या थी, अमेरिका। अमेरिका के बाद महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ उभरा। सबसे बड़ा अमेरिका था, उसके बाद कौन, सोवियत संघ एक बड़ा महाशक्ति के रूप में उभरा। सोवियत संघ की संचार प्रणाली उन्नत थी। मतलब कि जो संचार प्रणाली थी, आवागमन वगैरह व्यवस्था थी, वह क्या थी, जो सोवियत संघ की व्यवस्था थी वह उन्नत थी। और आगे बात करें तो विशाल ऊर्जा संसाधन था। मतलब जैसे खनिज तेल या लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे।
मतलब कि जो सोवियत संघ था उसकी क्या स्थिति थी, विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसके अंदर खनिज तेल वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में थे, और बात करें वहाँ लोहा इस्पात और क्या उत्पादन शामिल थे। आगे बात करें तो घरेलू उपभोक्ता उद्योग उन्नत था, कार से लेकर पेन तक का उत्पादन होता था। मतलब कि जो सोवियत गणराज्य था वहीं पर जो कार से लेकर और पेन तक के वहाँ पर उत्पादन होता था, मतलब कि बनाई जाती थी, और गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। जो क्या थी, घरेलू उपभोक्ता थी, पश्चिमी देशों से थोड़ी कमजोर थी, लेकिन ये क्या थी, उन्नत था। कौन, सोवियत संघ। सोवियत सरकार ने जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था और बुनियादी जरूरतों, स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर उपलब्ध कराई। मतलब कि जो जैसे क्या क्या लोक कल्याण की जो वस्तु होती है और बच्चों की क्या देखभाल और स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब में एक रियायत पर, एक निश्चित बात कर निश्चित शुल्क पर क्या इन सभी लोगों को उपलब्ध करा दिया था। मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था। भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का था। जो भूमि थी उन पर क्या, लेकिन भूमि थी तो राज्य की, और भूमि पर जो कार्य हो रहा था उन पर भी किसका नियंत्रण था, राज्य का नियंत्रण था। उस समय ये सब क्या थी, सोवियत संघ की व्यवस्था इतनी उन्नत थी। क्या क्या, जैसे बात करें सोवियत संघ की संचार प्रणाली उन्नत थी, और संचार प्रणाली के बाद विशाल ऊर्जा संसाधन थे। वहाँ के तेल बात करें तो जैसे लोहा, इस्पात, मशीनरी, ये सब क्या थे, उन्नत थे वहाँ पे। और जैसे सोवियत सरकार ने जनता के लिए न्यूनतम, जो जिससे जनता की क्या खुशहाल रहे, इसलिए न्यूनतम क्या अवस्था पर क्या कर दी, लोगों को शिक्षा देने शुरू कर दी, और लोगों के लिए क्या किया, जो लोक कल्याण की वस्तुएं थी उनको निश्चित दाम पर लोगों के लिए मुआवजा उपलब्ध कराया जाता था। मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। सोवियत संघ विघटन के कारण, मतलब कि जो सोवियत संघ था उसके विघटन के क्या कारण थे, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार से। ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं बड़े क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, नौकरशाही का शिकंजा कसता गया और प्रणाली सत्तावादी होती गई और जनता का जीवन कठिन होता गया। मतलब कि जो विघटन का सबसे पहला कारण तो था, जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के कौन, नौकरशाही, वह क्या करते गए, वो जनता को क्या नियंत्रण अत्यधिक करने के कारण क्या होगा, नौकरशाही का शिकंजा कसता गया, लोगों पर नियंत्रण अत्यधिक किसके द्वारा, जो नौकरशाही थे उनके द्वारा। अब हम लोगों को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। जो लोग थे वो, जैसे भारत के अंदर लोकतंत्र है, लोग क्या कर सकते हैं, सरकार के ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उस समय जो राज्य का नियंत्रण था तो लोगों को क्या नहीं था, अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था, जिसके कारण लोग क्या करते थे, जो चटुकले होते थे, कार्टून होते थे, उनके माध्यम से क्या करते, अपने विचार व्यक्त करते थे। ठीक है, अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। जैसे कोई भी देश है, वो अपनी जो संस्था है, उसकी जो व्यवस्था है, उसको समय के साथ सुधार करेंगे तो वो देश क्या अच्छा विचार के साथ चलेगा। वही इस सोवियत प्रणाली थी, उसके अंदर जो अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी, लेकिन वहाँ पर सुधार नहीं हो रहा था, जिसके कारण भी एक पतन का कारण था। एक दल का प्रभुत्व, जिससे अत्यधिक संस्थाओं पर अंकुश था। मतलब कि जो एक दल के प्रभुत्व होने से क्या होगा, एक दल के प्रभुत्व होने से सभी संस्थाओं पर एक दल का क्या होगा, प्रभुत्व होगा। ठीक है, प्रभुत्व जिससे अत्यधिक संस्थाओं पर अंकुश था, और दल जनता के प्रति जवाबदेही नहीं। भाई अभिव्यक्ति का जैसे जनता के पास क्या नहीं था, अधिकार नहीं था, जिससे जो दल था, एक दल का प्रभुत्व था, जिसके कारण जो दल था वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं था। ठीक है, आगे बात करें तो दल के जवाब नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों सजा संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत गणराज्य बनाया था। मतलब कि जो सोवियत गणराज्य थे उसके अंदर 15 गणराज्य थे। जनता थी वो खुद अपना आप निर्णय लेकर वह क्या करना चाहती थी, आपस में अपने राज्य का विकास करना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ, जो एक पार्टी का दबदबा और एक शक्तिशाली जैसे इसके अंदर एक गणराज्य था, उनका प्रभुत्व बढ़ा, जिसके कारण ये पतन का कारण बना। नेक्स्ट बात करें, पार्टी ने जनता की इच्छाओं को पहचानने से इनकार कर दिया। पार्टी एक थी, जिसके कारण क्या हुआ, पार्टी एक होने के कारण जनता ना कोई सवाल पूछ सकती थी और ना किसी, जैसे भारत के अंदर बात करें तो कोई भी एक पार्टी अगर क्या होगी, निरंकुश होगी, तो जनता दूसरे चुनाव के अंदर क्या करेगी, उस पार्टी को हरा कर और दूसरी पार्टी ला सकेगी, जिससे क्या होगा, जो पार्टी होगी वो क्या तानाशाही नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी सोवियत संघ के अंदर, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण ये हुआ कि जो पार्टी थी उनने जनताओं की जो इच्छा थी, जो जनता की क्या थी, जो जनता के
विकास के कार्य थे, कल्याणकारी कार्य थे, उन पर ज़्यादा जो क्या क्या किया, उन पर ध्यान नहीं दिया। रूस 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन हर मामले में उसका दबदबा था, इसलिए अन्य गणराज्य की जनता हमेशा उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। मतलब कि जो 15 गणराज्य थे वो अलग अलग थे, एक साथ मिले तो क्या हुआ, विकास करने की कोशिश की कि खुद नीति बनाएंगे और विकास करेंगे, लेकिन जो 15 गणराज्य मिलने के बाद जो रूस था उसका दबदबा बढ़ गया उस 15 गणराज्यों के अंदर, जिससे क्या हुआ, जो जनता थी वह क्या उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि और क्या कारण थे सोवियत संघ के पतन के। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उससे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मतलब कि जो सोवियत संघ था उसने क्या किया, हथियारों की होड़ का मतलब सोवियत जो अमेरिका था उसके साथ साथ क्या किया, अमेरिका वहाँ पे कौन पश्चिमी गुट के अंदर हथियार बना रहा था, वहीं पे जो पूर्वी गुट के अंदर कौन सोवियत संघ हथियार बना जा रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, जो सोवियत संघ के जो भी आर्थिक व्यवस्था थी, पैसे वगैरह थे, वह कहाँ लग रहे थे, हथियारों के अंदर, जिससे क्या हुआ, जिससे वहाँ की व्यवस्था कमजोर हुई। ठीक, आगे बात करते हैं। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का मतलब परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों से पीछे रह गए, क्योंकि जो पैसा था वो कहाँ लग रहा था, हथियारों के अंदर, जिसके कारण क्या हुआ, जो वहाँ के लोगों को क्या चाहिए था, परिवहन, जनता को एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए सड़क और परिवहन चाहिए था, जिसके कारण क्या हुआ, जो पैसा था वो हथियारों के अंदर लग रहा था, जिससे जो जनता थी उसके अंदर आक्रोश बढ़ा और बुनियादी चीजें ना मिलने के कारण क्या हुआ, पतन का कारण ये भी रहा। सबसे बड़ी बात यह थी कि सोवियत संघ जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। जो बात करें तो सोवियत संघ था वह जनता की क्या नहीं कर सका, राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। उसका कारण भी यही था, जैसे हम पिछले से इस पॉइंट के अंदर बात की, वो है इसके अंदर भी सेम ही होगा। अफगानिस्तान युद्ध में हस्तक्षेप किसने, सोवियत संघ था, उसने अफगानिस्तान के युद्ध के अंदर हस्तक्षेप किया। अफगानिस्तान के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहाँ पे जो मुजाहिदीन थे, जो कौन युवा लोग, उन्होंने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी को हटा के खुद की सरकार स्थापित की, जिससे क्या जो सोवियत संघ था उसने इसके अंदर क्या हस्तक्षेप किया और 10 सालों तक क्या इस युद्ध के अंदर मतलब कि लगा रहा, जिससे क्या जो अफगानिस्तान था उसके किस अमेरिका का क्या मिल रहा, सपोर्ट मिल रहा था, और जो अब 10 साल तक सोवियत संघ ने वहाँ पे युद्ध लड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, जो आर्थिक क्या हुआ, कमजोर हो गया, कौन, सोवियत संघ। ठीक है, अब हम आगे कारण बात करते हैं। अफगानिस्तान के युद्ध में हस्तक्षेप 1979 के अंदर किया, जिसके कारण पतन का कारण था। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई, खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया, क्योंकि जो सोवियत संघ था वो युद्ध के ऊपर ध्यान दे रहा था, जिससे क्या जो जनता थी वो खुद क्या उपभोग मतलब खुद के द्वारा वस्तुओं का बनाई नहीं जा रहे थे, जिससे लोगों में जो उपभोक्ता वस्तु थी उसकी कमी हो गई, और जो खाद्यान्न वस्तुएं थी वो आयात किया जा रहा था दूसरे देशों से मंगवाकर। वो क्या हो रहा था, जो सोवियत संघ था उसका व्यवस्था चल रही थी। 1970 के दशक में ये व्यवस्था लड़खड़ा गई और अंतर ठहर सी गई, क्योंकि ये सब कारणवश क्या हो गया, जो सोवियत संघ था उसकी व्यवस्था ठप हो गई और ये व्यवस्था लड़खड़ा गई। तो आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसका जो चैप्टर है इसकी आगे कहानी को नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे।